टू डी केमिस्ट्री हब। आज हम हमारे थर्ड लेक्चर पर हैं जो बेसिकली डिपेंड्स है कि फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी। देखिए हमारा जो पहला पोर्शन था जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो आज खत्म होने जा रहा है, उसके लास्ट पोर्शन पर है फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। पहला जो पोर्शन था अपना कंडक्टिविटी का पार्ट 1, अगर आपने नहीं देखे तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। लेसन नंबर 1 में मैंने वो कवर किया है, लेसन नंबर 2 में न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, लेसन नंबर 3 जो है वो फैक्टर अफेक्टिंग का है, जिसमें सबसे मेन हम जो पढ़ेंगे वो है कॉलराश लॉ, जो हमने लास्ट टॉपिक रहेगा आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को कितने फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, मेनली जो है वो उसमें से हम जो मेन है वो देखेंगे। सबसे पहला जो अपना है वो इंटर आयनिक इंटरेक्शन फोर्स, जिसे ट्रिपल आई फोर्स भी कहते हैं। कई बार इसे हम ट्रिपल आई की जगह कई बार इसे इस तरीके से लिखा जाता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं, IIA। देन आफ्टर दूसरा रहेगा अपना पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट का मतलब जैसे H2O है, H2O क्या एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो नॉन पोलर में नॉन, जिसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो वो किस तरीके से कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा वो सेकंड रहेगा। देन आफ्टर हम देखेंगे विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। अपना जो सॉल्वेंट है वो कितना ज्यादा विस्कस है, उस पर इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी और कंडक्टिविटी किस तरीके से अफेक्ट करती है वो देखेंगे। देन आफ्टर अपने जो नेक्स्ट फैक्टर रहेगा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरीके से कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना है वो है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट अलग से टॉपिक है, जिसमें कॉलराश लॉ अलग से एडिशनली हम पढ़ेंगे। डाइल्यूशन से कई बार क्वेश्चंस जो है AIPMT, नीट, JEE ऐसे फिर एम्स, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप हायर स्टडीज में भी जाए, अगर आप प्रॉपर्ली केमिस्ट्री को आगे BSc और MSc के ऊपर भी जाएंगे तो आपका डाइल्यूशन वाला जो कॉलराश लॉ है वो वहां पर भी देखने को मिलेगा आपको, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपना इंटर आयनिक इंटरेक्शन फोर्स, जिसे ट्रिपल आई फोर्स कहेंगे। तो देखिए इंटर आयनिक इंटरेक्शन फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो आयंस के बीच में लगता है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो NaCl में Na प्लस NCl माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कैटायन एंड एनायन जो अट्रैक्शन के बीच में लगता है उसे हम क्या कहते हैं इंटर आयनिक इंटरेक्शन या इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। अगर ट्रिपल आई फोर्स जो है वो बढ़ा रहा हूं मैं, तो इसका मतलब क्या अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मोबिलिटी जो है आयंस के बीच की, मोबिलिटी का मतलब वो कितना ज्यादा मोशन करना है सॉल्यूशन में, वो मोशन जो है वो कम होगा, और अगर मोशन कम होता है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये पहला फैक्टर है अपना कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन फोर्स किस तरीके से अफेक्ट करता है, आप इसे शॉर्ट में नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन फोर्स जो है सबसे बेसिक है, उसी के ऊपर दूसरे जो फैक्टर्स है वो इजीली समझाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट की मैं अगर बात करूँ तो पोलैरिटी का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट आपका कितना पोलर है। जैसे H2 इज अ पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन, CCl4 दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है, पोलर होने का मतलब क्या है कि वो H प्लस एंड OH माइनस जो बन रहा है, यानी कि कैटायन और एनायन वो बना रहा है, तो अगर आपका सोल्यूट भी कैटायन और एनायन बना रहा है तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे, जिससे हम एक कंसेप्ट से समझ सकते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक वाले कंसेप्ट से। तो पोलर सॉल्वेंट की पोलैरिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, जो जितना ज्यादा पोलर होगा तो उसमें पोलैरिटी के अकॉर्डिंग जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे, और ज्यादा सॉल्युबल होंगे इसका मतलब उनका आयोनाइजेशन बढ़ेगा, और आयोनाइजेशन बढ़ेगा, आयन ज्यादा मिल रहा है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। देन थर्ड अपना है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। विस्कोसिटी का मतलब वो कितना सॉल्वेंट जो है सोल्यूट को कितना ज्यादा अटैच करके रख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं विस्कोसिटी। तो सपोज करिए जैसे अपने पास एक वाटर है, वाटर का सैंपल, वाटर है, एक ऑयल सैंपल, तो दोनों में से ज्यादा कौन अट्रैक्ट कर पाएगा, तो ऑयल सैंपल। तो ऑयल सैंपल में देखा जाए तो मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब विस्कोसिटी अगर मैंने बढ़ाई, ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सा एग्जांपल वाटर एंड ऑयल का आप ले सकते हैं। तो वाटर जो है उसमें ज्यादा विस्कस नहीं है, इसलिए वहां पर कंडक्टिविटी ज्यादा है, बट ऑयल जो है वो ज्यादा विस्कस है, वो सोल्यूट को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। देन नेक्स्ट अपना है टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसको गर्म करना स्टार्ट किया, तो होगा क्या कि उनके बीच का इंटर आयनिक इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, कम। इंटर आयनिक इंटरेक्शन फोर्स कम होगा, इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
कैटायन और एनायन उसी सॉल्यूशन में मोशन करना स्टार्ट करेंगे। तो मोशन करना जब भी कभी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी जब भी कभी बढ़ती है तो कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगी। तो ये इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने क्या है फैक्टर्स हैं जो ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनके अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपना वो है डाइल्यूशन। अलग से एक टॉपिक JEE और नीट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं। अपना जो पहला पोर्शन हम पार्ट 1 जो पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस वाला, उसका लास्ट टॉपिक है डाइल्यूशन वाला। तो अगर कंडक्टेंस में से क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमेशा डाइल्यूशन में से ही आते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर्स में जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस देखे थे कंडक्टेंस वाले, तो वहां पर प्रीवियस ईयर्स में से क्वेश्चन नहीं थे। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉलरास लॉ है तो ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से, तो आप इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, तो हो सकता है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम। यानी सॉल्वेंट को ऐड करना ही क्या है, डाइल्यूशन। तो मैंने अगर डाइल्यूशन बढ़ाया तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा कि उसके ट्रिपल आई फोर्सेस, इंटरआयनिक इंट्रैक्शन या इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम। इंटरआयनिक इंट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम होगा तो कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये नाउ कॉमन सा कंसेप्ट है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में देखे। अगर आपने मिस किया है तो हमारा लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप देख सकते हो, उसमें मैंने ब्रीफली इसे समझाया। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो अपने 100% आयनाइजेशन नहीं देते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि आप जैसे ही उसे डाइल्यूट करना जाएंगे तो उनका ट्रिपल आई फोर्स जो है, ट्रिपल आई फोर्स का मतलब इंटरआयनिक इंट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरआयनिक इंट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक और चीज जो है वो बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं डिसोसिएशन, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जो 100% आयनाइज नहीं हो रहे। अगर वो 100% आयनाइज नहीं हो रहे, इसका मतलब 30%, 40%, 50% ऐसा आयनाइज हो रहे, तो जितने परसेंट वो आयनाइज हो रहे हैं डाइल्यूशन के साथ साथ उनका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। 30 का 40%, 50%, 60%, इस तरीके से वो आयनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ट्रिपल आई फोर्स एंड अल्फा दोनों। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर अफेक्ट करता है, दैट इज ट्रिपल आई फोर्स, इंटरआयनिक इंट्रैक्शन फोर्स। तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इन शॉर्ट आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हो रही है और कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हो रही है, बोथ इंक्रीज हो रहा है। पर दोनों में से किसका ज्यादा बढ़ेगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों में से वीक इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट को दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, ट्रिपल आई फोर्स घट भी रहा है और अल्फा बढ़ भी रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। फिर लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट की बात करें तो दोनों में से दोनों ही क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्यों? डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ मोशन अगर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डाइल्यूशन में थोड़ा सा आगे बढ़ता है। डाइल्यूशन में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस तरीके से अफेक्ट करेगी। हमने अभी देखा कि कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगी। ये सबसे अच्छा फैक्टर है जो बहुत बार क्वेश्चन JEE और नीट में एज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। तो सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास एक बीकर है जिसमें मैंने प्रीवियसली भी हमने देखा था कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसे हम कप्पा कहते हैं, तो कप्पा के केस में क्या है कि उसका जो बेसिक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग है। जैसे बीकर है मेरे पास, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 1 सेंटीमीटर। एरिया जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डीप किया हुआ है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसमें जितने भी आयंस हैं उन आयंस की जो टोटल कंडक्टिविटी होगी उसे ही क्या कहते हैं, उसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब उस केस में आयंस जैसे मैं डाइल्यूशन करूंगा तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा कि इंटरआयनिक इंट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। इंटरआयनिक इंट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो आयंस के बीच का अट्रैक्शन कम है, तो इसका मतलब वो मोशन करेंगे, और वो मोशन करेंगे तो उससे और क्या इफेक्ट होगा
कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस पहले थे वो क्या हो जाएंगे, कम। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ऐसा कह रहा हूँ कि डाइल्यूशन मैंने नहीं किया, उससे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यानी 1 ml सोल्यूशन में 1000 आयंस थे, तो यानी कि कंडक्टिविटी जो थी वो कितने आयंस की थी, 1000 आयंस की। तो कप्पा इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1000 आयन। बट जैसे ही मैंने उसे डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने पर होगा क्या कि उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या हो गया, कम। अब इंटरेक्शन फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब पहले जितने आयंस आ रहे थे उससे कम आयंस आएंगे। 1000 पहले थे, अब हो सकता है कि 1000 ना हो, 750 हो सकता है, 600 हो सकता है 250 हो, कुछ भी हो सकते हैं, पर होंगे कितने, कम होंगे। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है उसमें कितने आ रहे हैं, 250 आयंस आ रहे हैं। तो 250 आयंस की कंडक्टिविटी होगी जो भी होगी वो, तो अब कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। चलिए अब मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई जो पहले कंडक्टिविटी थी वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा 1 थी और दूसरी कंडक्टिविटी क्या है, कप्पा 2। तो इसका मतलब कौन ज्यादा होगा, कप्पा 1 ज्यादा होगा। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये आपको पूछा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं क्या, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, जो JEE और नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह जाता है। ये आपके NCERT की बुक में ऐसा कैसा लिखा है, कई बार इसमें से ऐसे की ऐसी लाइंस उठा के पूछी गई है, ठीक है। तो आप इसे अलग से आपके पैराग्राफ में नोट आउट कर सकते हैं कि भाई डाइल्यूशन बड़ा हो गया तो कप्पा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो वेरिएशन ऑफ लैम्बडा इक्विवेलेंट एंड लैम्बडा एम फॉर ऑफ अ सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ किस तरीके से डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होता है उसे 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं 2 टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दोनों के ही केस में डी बाई हक्केलॉन से अगर इक्वेशन लगती है, बट सबसे पहले ये किसके लिए दी गई थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम कॉलरास लॉ देखेंगे। तो इक्वेशन क्या थी, उन्होंने जो था एक ग्राफ बनाया था, लैम्बडा इक्विवेलेंट और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ था। जो इक्वेशन थी वो ऐसी थी, y इज इक्वल्स टू c माइनस mx। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्राफ बनाया था। ग्राफ था जो लैम्बडा इक्विवेलेंट या लैम्बडा जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन का ग्राफ था। y एक्सिस पर उन्होंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ली, x एक्सिस पर कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन अगर मैं करूंगा तो कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब ग्राफ जो है वो आपका राइट से लेफ्ट साइड जाएगा। अब देखिए मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल लेता हूँ KCl, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल मैंने लिया है एसिटिक एसिड। दोनों ही केस में कंडक्टिविटी किस तरीके से चेंज होती है वो हम देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक फैक्टर अफेक्ट करता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल आई फोर्स। तो जैसे जैसे मैं कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, जिसमें क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ आपका कंडक्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, मोलर कंडक्टेंस। देखिए ये ग्राफ जो है अभी तक टच नहीं हुआ है y एक्सिस पर। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो ये टच होगा एक फाइनल, जहां पर कंसंट्रेशन क्या होता है, जीरो कंसंट्रेशन यानी डाइल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटी। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं मिलेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कुछ ऐसा मिलेगा, कंडक्टेंस पहले बढ़ेगी नहीं, फिर सडनली बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिपल आई फोर्स एंड अल्फा, दोनों 2 फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ग्राफ जो है सडनली इंक्रीज होगा। हर एक पॉइंट पर आप देखेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम है किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, बट जो इंक्रीमेंट है ज्यादा किस में आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्टेटमेंट्स पर आप ध्यान दीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस से ज्यादा है, बट हर एक कंसंट्रेशन पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमेशा ज्यादा ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से 100% आयनाइजेशन है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में 100% आयनाइजेशन नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। देन नेक्स्ट अपना आगे चलते हैं थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द सेम कंसंट्रेशन एज आई सी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सेम कंसंट्रेशन अगर आप लेते हैं तो हमेशा और हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कंपैरेटिवली क्या होगी, लेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से 100% आयनाइज्ड है।
फिर एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट हो जाता है, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, वो तो पहले से 100% है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा मान सकते हैं कि 100% क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया है। तो उस केस में उसकी कंडक्टिविटी हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई 100% ये मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं होगी। फिर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम एट इन्फिनिटी और जीरो कंसंट्रेशन बाय एक्सपांडिंग एक्सट्रापोलेशन। मैंने जैसे कहा आप लाइन बढ़ा के उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट उससे इंटरफेरेंस निकले, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इस ग्राफ से, वो ये 3 पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें नोट डाउन करके रखना है। But in the case of weak electrolyte, we cannot be calculated lambda m infinity when lambda m 0 by extrapolation of or practical method. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो आप इसे नोट डाउन करके रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इनमें से। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक कॉलराश लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इसी पर बेस है, डाइल्यूशन पर बेस है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया है, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया है, इसका मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा डाल दिया, उससे क्या होगा कि जो इंटरआयनिक इंट्रैक्शन फोर्स है वो लगभग 0 हो चुके हैं। इंटरआयनिक फोर्स जो है 0 है, इसका मतलब वहां पर हर कोई क्या करेगा, फ्रीली एक दूसरे से क्या रहेगा, अलग से मोशन करेगा। एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन ईच आयन मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट irrespective of the nature of ion with which it is associated, and the value of equivalent conductance at infinity dilution for any electrolyte is the sum of contribution from its constituent ion. चलिए इसे समझा दूंगा किस तरीके से करता है। तो देखिए कैटायन और एनायन जो है दोनों, जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट मैं लेता हूँ तो वो क्या होगा, डिसोशिएट होगा। तो डिसोशिएट होने के बाद वो कैटायन और एनायन बनेगा। तो ये कहना ऐसा चाहता है कॉलरास कि एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो कैटायन की कंडक्टिविटी और एनायन की कंडक्टिविटी दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, और दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एडिशन अगर मैं करूं तो वो उसके इक्वल होगा कि भाई मॉलिक्यूल की एक्चुअल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी है। तो ये आपको याद रखना है। ये 2010 AIBMT में डायरेक्टली मेंस में डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पूछा गया था और इसी पर बेस एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसी स्टेटमेंट के बेस पर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन हम मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, पर मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा कि आपको उसके मोल से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बट अगर एक ही जैसे मोल्स हैं तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल्स लेंगे हम, उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास AX/BY, इसका मतलब A के कितने मोल्स हैं X और B के कितने मोल्स हैं Y। तो आपको मोलर कंडक्टिविटी अगर A और B की दे रखी है तो A की मोलर कंडक्टिविटी को X से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और B की कंडक्टिविटी को Y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोल्स आपको दे रखे हैं, पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली ऐड होती है। ये कंफ्यूजन्स हमेशा क्रिएट होते हैं क्योंकि बुक में भी कहीं पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिफाइन नहीं किया गया। बट ये क्वेश्चन जब AIBMT में पूछा गया था तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था, तो डायरेक्टली जो है आप ऐड करके ला सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है अभी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन उसमें से डायरेक्टली पूछा गया था। तो कॉलरास लॉ को एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे NaCl है सपोज, तो NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है Na+Cl- दोनों को ऐड करने पर डायरेक्टली मिलेगी। और मोलर कंडक्टिविटी के केस में थोड़ा वो भी सेम ही रहेगा। अब BaCl2 जो है वहां पर है क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली आ जाएगी, बट मोलर कंडक्टिविटी के केस में आपको क्लोरीन की मोलर कंडक्टिविटी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके रीजंस क्या है, क्योंकि जब आप रिएक्शंस लिखते हैं BaCl2 की तो क्लोरीन के कितने मोल मिल रहे हैं आपको डिसोसिएशन के बाद 2 मोल्स, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी में उसे 2 से मल्टीप्लाई करना कंपल्शन है। तो जो ये पोर्शन है इसी पर बेस एक क्वेश्चन जो AIBMT में पूछा गया था 2010 में, वो Al2SO4 थ्राइस का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगेन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पूछा गया दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 थ्राइस, तो गिवन दैट लैम्डा
जीरो, जो नॉट यानी कि इन्फिनिटिव डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन Al+3 एंड SO4 आर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अगेन दे आर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ऑप्शन जो थे आपके कुछ इस तरीके से थे, पहला और दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो वो हमें सर करेक्ट लगता है, ये एल्यूमिनियम के 2 मोल है, SO4 के 3 मोल्स हैं, तो डायरेक्टली ये आंसर जाना चाहिए। पर ध्यान से मैंने जैसे कहा ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बातें थी, तो यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ध्यान में रखते हुए जाएगा, इसलिए आंसर क्या जाएगा बी, डायरेक्टली बी आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही दे रखी है और आपको पूछा भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया गया है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डायरेक्टली ऐड करने से क्या मिलता है, मॉलिक्यूल की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपका मिस हो सकता है, इसीलिए उसे अंडरलाइन करके रखिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जो है एप्लीकेशन ऑफ कॉलरास लॉ। कॉलरास लॉ ऐसा कहता है कि अगर आपके पास इन्फिनिटिव डाइल्यूशन है तो एट इन्फिनिटिव डाइल्यूशन आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी कंडक्टिविटी उसके आयंस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस को आगे हम पढ़ेंगे। अब एप्लीकेशंस जो कॉलरास की है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप JEE नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, हर बार नहीं पर मोस्टली ऐसा देखा गया है कि एप्लीकेशन में से क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो जैसे पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फा कहेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है कि 100% डिसोशिएट नहीं होता, तो उस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो आयनिक इक्विलिब्रियम में सिखाया जाता है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेट एट कंसंट्रेशन C मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, λmc है, और एट इंफिनिटिव डाइल्यूशन उसकी जो कंडक्टिविटी है उसे हम क्या मान दिया, λm इंफिनिटिव। तो इन दोनों को किस तरीके से हम अल्फा फाइंड करते हैं, तो इसे कॉलरास के लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अल्फा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ concentration λm at C concentration and λm at infinity concentration, तो इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। अब ये किस तरीके से फाइंड किया जाता है, तो जैसे हम एक एग्जांपल है HB जो डिसोशिएट होता है B माइनस एंड H प्लस पर, अगर T इज इक्वल टू टाइम 0 यानी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो मैं मानता हूँ कि HB की कंसंट्रेशन C थी और B माइनस की 0 एंड H प्लस की भी 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो आफ्टर सम टाइम T C में से कुछ डिसोशिएट हुआ, उसका अल्फा परसेंटेज, तो C माइनस C अल्फा। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 1 मोल ऑफ HB will give 1 mole of B minus and 1 mole of H plus. That is why we will get C alpha of B minus and C alpha of H plus. ठीक है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो C के अकॉर्डिंग अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो K इक्विलिब्रियम कितना आएगा, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, दैट इज ऑस्टवाल्ड लॉ। तो इस तरीके से अगर आपके पास अल्फा आ गया तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो K इक्विलिब्रियम भी आ जाएगी। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। फिर इसकी एप्लीकेशन नंबर 2, जिसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एंड देयर KSP। ये अपनी सब सेकंड और लास्ट एप्लीकेशन है कॉलरास लॉ की, जो एक आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास है, इन्फिनिटिव डाइल्यूशन पर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे AgCl का एग्जांपल हो तो AgCl gives Ag plus and Cl minus, तो उस केस में लैम्डा molar conductance of AgCl is equals to molar conductance of Ag plus, अच्छा यहाँ पे equivalent conductance है, वहाँ molar conductance है, molar conductance of Ag plus plus molar conductance of Cl minus। तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाए तो लैम्डा m at infinity dilution of AgCl is equals to kappa into 1000 by m, और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, मोलारिटी को रिप्लेस करना है किससे, सॉल्युबिलिटी से। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है AgCl के केस में, इन केस ऑफ AgCl KSP is equals to सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा m 0 अगर आपके पास है, कप्पा आपके पास है, तो आप सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, और सॉल्युबिलिटी फाइंड करने के बाद KSP फाइंड किया जा सकता है। ये वाला कंसेप्ट आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा अपना टॉपिक था। फर्स्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम आज फिनिश कर रहे हैं। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कशन किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, पोटेंशियल, गैल्वेनिक सेल एंड ऑल दिस। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ क्वेरीज है आपके रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो लिंक मैंने शेयर की है, आप उसे ओपन करके वीडियोस भी देख सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं किया है चैनल का तो सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं, जिससे कि फर्दर वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।